सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं आज आपके सामने मैथ्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, जो कि रहने वाला है। ये लेक्चर नंबर 1 किसका है? ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का रहने वाला है। चैप्टर 3 है जो कि आपके क्लास में। तो आज हम लोग पहला लेक्चर यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो देखते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। इसमें आ जाते हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले आएंगे और एक चर वाला रैखिक समीकरण भी आ जाता है। तो होता है क्या, एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है और दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। समीकरणें जो होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं। एक चर वाली रैखिक समीकरण कैसे बनती है? वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है। अच्छा, आप लोग वेरिएबल और नॉन वेरिएबल्स क्वांटिटीज जानते हैं या नहीं जानते हैं? यानी कि चर राशियां और अचर राशियां जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? चर राशियां क्या होती हैं? जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फाबेट जो होते हैं वो होती है हमारी चर राशियां। और जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन वेरिएबल्स, यानी कि अचर राशियां होती हैं। जिनके निश्चित मान नहीं होते वे क्या होती हैं? चर राशियां होती हैं। और जिनके निश्चित मान होते हैं वे क्या होती हैं? अचर राशियां होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि होती है वह एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एक चर वाली रैखिक समीकरण। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक ही चर राशि है और क्या है, नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है। और फिर इसका हम लोग देखेंगे कि व्यापक रूप क्या होता है। मान लो एक समीकरण दिया है, उसमें पूछ दिया गया कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम लोगों ने बनाया एक चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है? ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्योंकि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है, इसीलिए इसमें क्या एक ही वेरिएबल आएगा। अगर दो चर वाली होती तो दो चर राशियां आ जाती यहाँ पर, जहां ए और बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। फिर है अगला, दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है? जैसे एक चर वाली रैखिक समीकरण ऐसे हम वैसे दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है। उसमें क्या होता है? उसमें एक चर राशि होती है, इसमें दो चर राशियां आ जाती हैं। वे वह समीकरण जिसमें केवल दो ही चर राशियां होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर ये क्या है? एक्स है और वाई क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चर राशियां हैं। फिर अगला एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? 4x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या अभी आपको बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो ही चर राशियां होती है। कितनी होती हैं? दो चर राशियां होती हैं। और एक चर वाली रैखिक समीकरण में केवल एक ही चर राशि होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर x और y क्या है? दो चर राशियां, इसीलिए ये क्या बन गई? दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब इसका भी व्यापक रूप आ जाएगा। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है? हमारे चैप्टर का नाम ही दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ना है। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है? इसका व्यापक रूप क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी हमने बताया आपको कि इसमें दो चर राशियां आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी? दो चर राशियां। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है जहां ए और बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, दो समीकरणों के हलों में रिलेशन देखने आए, यानी कि दो समीकरणों के हलों में संबंध क्या रहने वाला है। पहली समीकरण क्या है? यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण के हलों में संबंध दिया गया है, यानी कि यहाँ पर पहली समीकरण क्या रहेगी। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, यानी कि जिसमें दो वेरिएबल हो वो होते हैं हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और अगर आपसे अगर कोई पूछता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हलों में संबंध देखते हैं, यानी कि उसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पहली समीकरण क्या रहने वाली है? यानी कि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसीलिए इसमें दो वेरिएबल होंगे। कितने होंगे? दो वेरिएबल होंगे। क्या है पहली समीकरण? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये रही हमारी पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन क्या हमने मान ली? दूसरी मान ली हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन। यानी कि पहली इक्वेशन हमने क्या मानी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये रही समीकरण पहली। फिर दूसरी समीकरण क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, चाहे p माने, चाहे q माने, चाहे r माने, चाहे t माने, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि अनंत अनेक हल के लिए कौन सी समीकरण लगती है। यानी कि दो समीकरण तुम्हें दिए जाएंगे, उसमें तो आपको बताना है कि इनके बीच में संबंध क्या रहेगा।
यानी कि इस समीकरण के अनेक हल होंगे या फिर केवल एक हल होगा या फिर कोई भी हल नहीं होगा, तो ये हमें बताना है। और ये हम लोग इसमें क्लियर करेंगे कि संपाती रेखा यानी कि ओवरलैपिंग लाइन क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो अनंत अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी कि इसमें सब कुछ बराबर रहना चाहिए। जो a1 की वैल्यू होगी वही a2 की रहनी चाहिए और b1 b2 आपस में बराबर रहने चाहिए किसके, c1 c2 के। यानी कि a1/a2 किसके बराबर रहेगा, b1/b2 के बराबर रहेगा और c1/c2 किसके बराबर रहेगा, b1/b2। ये सब आपस में कैसे रहेंगे, दोनों समीकरण के जो हल होंगे यानी कि जो चर राशियों के मान, निश्चित मान होंगे, वो जो होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। तो उसमें हम लोग कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे, अनंत अनेक हल के लिए, यानी कि इसके अनेकों हल होंगे। इसमें क्या रेखा आ जाती है, यानी कि इसमें जो लाइन है वो कैसी होगी, संपाती रेखा। अच्छा, संपाती रेखा का सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। यानी कि मान लो एक लाइन गई है, फिर उसके ऊपर से दूसरी लाइन गुजर जाए तो ये क्या कहलाएगी, संपाती रेखा। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, ये बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं, इसीलिए साथ कभी भी छोड़ते नहीं एक दूसरे का। फिर है कोई हल नहीं के लिए, यानी कि जिसके ऐसे समीकरण जिसके कोई भी हल ना हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, a1 a2 और b1 b2 तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन c1 और c2 आपस में बराबर नहीं होंगे। यानी कि a1 a2 और b1 और b2 और c1 c2 आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कि a1 a2 और b1 b2 बराबर होंगे और c1 c2 बराबर नहीं होंगे। ये कंडीशन कौन फॉलो कराती है, लाइन जो होती है इसमें आ जाती है समांतर रेखाएं। कौन आ जाती है, समांतर रेखाएं। अच्छा, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो कभी भी यूनिवर्स में चाहे जितना आगे बढ़ाओ चाहे जितना उन्हें पीछे हटाओ वो कभी भी आपस में मिलती नहीं, यानी कि उनके बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। यानी कि ये अपने बीच की दूरी जो है वो मेंटेन कर रखते हैं, ये अच्छे इंसान होते हैं इसीलिए ये दूरी मेंटेन कर रखते हैं। तो समांतर रेखाएं कभी भी आपस में टकराती नहीं है और ना ही कभी भी आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके आगे आ जाती है केवल एक हल के लिए, यानी कि a1/a2 और b1/b2, ऐसी समीकरण जिसका केवल एक ही हल होगा। उसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं होंगे। उसके सोल्यूशन कैसे होंगे, एक सोल्यूशन होगा। कितना होगा, एक सोल्यूशन होगा। उसमें कौन सी लाइन आ जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ये कभी दोस्ती बनाती हैं और कभी दोस्ती छोड़ देते हैं, यानी कि इनका समय के साथ दोस्ती चलती रहती, फिर छोड़ते रहते, फिर चलती रहती, फिर बनाते रहते, यही काम रहता है इनका। यानी कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती है। ऐसी रेखाएं जिनको आगे बढ़ाने पर या पीछे हटाने पर वो एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ये तीनों हलों में संबंध आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल जो है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। फिर इसके बाद आ जाती हैं दो समीकरणों को हल करने की विधियां कौन कौन सी है। मान लो तुम्हें दो समीकरण दे देता है, उसमें x और y के मान पूछ देता है, तो उसके लिए तीन विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं, तीन विधियां होती हैं। पहली है प्रतिस्थापन विधि रहने वाली है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर अगली है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या रहता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या रहता है, मान लो कि x या फिर y का पहले मान लो दो समीकरण दिए गए, उसमें हम लोग क्या करते हैं x या फिर y का मान निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको दूसरी समीकरण या फिर पहली समीकरण में रख देते हैं। जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसमें नहीं रखा जाता है, उसके अगली वाली समीकरण में रख देते हैं, फिर वहां से हमें y या फिर x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। फिर वही समीकरण का मान यानी कि y का मान उठाकर हम लोग तीसरी समीकरण में रख देते हैं, वहां से हमें x और y दोनों के ही वैल्यू प्राप्त हो जाते हैं। तो यही होती प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, आप लोगों ने बहुपद का भाग तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है, उसमें चिन्ह चेंज करना पड़ता है। जब दो यानी कि जब दो वैल्यूज आपस में कट नहीं रही होती तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहां पर चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो वही रहता है, इसमें चिन्ह बदल देते हैं, यानी कि एक को गायब करना पड़ता है और एक की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम दूसरी समीकरण में रख के दूसरे की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। ये रहता है वज्र गुणन विधि। ये आपके सिलेबस में है नहीं, ये हटा दी गई है। ये भी बहुत ज्यादा आसान होती है। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगता है, यानी कि जो हम लोग तिरछी गुणा जिसे कहते हैं वही होता है। इसमें a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेते हैं, इनको इसी फॉर्मेट में रखते हैं और फिर क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वहां से समीकरण बन जाते हैं, उन दोनों को हल कर लेते हैं, तो वहां से हमें x और y के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ेंगे, फिर विलोपन विधि पढ़ेंगे और वज्रगुणन विधि हटा दी गई है। फिर इसके आगे आ जाते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन।
वो हम लोग अच्छे से करेंगे, वहीं पर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो इसमें सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो इसको हम लोग पहले अगली वीडियो जो लाने वाले हैं आपके लिए प्रतिस्थापन विधि पर लाएंगे, और इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन भी हैं, यानी कि जो ग्राफ वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी आएंगे आपकी परीक्षा में, तो उनको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और आप लोग इस वीडियो से जुड़ते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा ही, और अगले लेक्चर में भी जुड़िएगा। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद जय भारत।